नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। इससे पहले भी हम जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन और गैलोसैक लॉ के बारे में बात कर चुके हैं। काइनेटिक थ्योरी के थ्रू हम उनको डिराइव कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं एवोगैड्रोज लॉ की। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ ये कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अगर आप लेते हैं, यानी कि आपने कितने भी गैसेस ले लीजिए, 2, 3, 4, उनका वॉल्यूम इक्वल है और कंडीशन जो है वो भी आइडेंटिकल है। कंडीशंस का मतलब कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं, तो आप उनके अंदर देखेंगे कि उनके जो मॉलिक्यूल हैं अलग कंटेनर में अगर आपने ली हैं इक्वल वॉल्यूम के साथ और आइडेंटिकल कंडीशन के साथ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको सेम मिलेंगे। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं ए और बी। दो गैसेस हमने ले ली, आइडेंटिकल कंडीशन में ले ली, तो वो इक्वल वॉल्यूम कंटेन करेंगी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं m1 m2 जो है टोटल मासेस है गैस के, यानी कि m1 जो है ए गैस का टोटल मास है, m2 जो है बी गैस का टोटल मास है। और स्मॉल m1 m2 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ईच मॉलिक्यूल का मास, यानी कि m1 जो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ए और m2 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस B, यानी कि ईच मॉलिक्यूल के लिए हमने स्मॉल m ले लिया। और n1 और n2 अब क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n1 गैस A के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n2 गैस B के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। C1 और C2 क्या होती हैं? RMS वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल A और B, यानी कि C1 A के लिए और C2 B गैस के मॉलिक्यूल के लिए रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें नोट रखनी है, याद रखनी है। अब हमें पता है कि जो टोटल मास होता है वो किसके बराबर होता है। टोटल मास हमारा होता है m इंटू n का प्रोडक्ट, यानी कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैस के अंदर, तो वो चीज, तो टोटल मास इसके बराबर आता है। इसी तरह से अगर आप m1 को निकालें तो m1 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m1 n1, और अगर आप m2 को निकालें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? m2 n2। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू हमारी रहती है वो क्या रहती है? 1/3 जो हमारी रहती है रो c स्क्वायर, ये रहती है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, ये P की वैल्यू आपको याद रखनी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डेंसिटी की वैल्यू को आप पुट करते हैं मास बाय वॉल्यूम c स्क्वायर, तो आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो प्रेशर की वैल्यू है, अब हम इसको जो है दो गैसेस के लिए अगर हम इसको लें तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आएगी? P1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 m1 आएगा, क्योंकि m1 जो है टोटल मास ऑफ गैस A है। अगर हम A गैस के लिए ले रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम वो कंटेन कर रहे हैं, तो V रहेगा यहाँ पे सिर्फ, और RMS वेलोसिटी है हमारी C1 A गैस के लिए, तो C1 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, m की जगह m1, c की जगह c1। V जो है वॉल्यूम इक्वल है क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन में है। तो ये हमारा आ गया P1। और जो यहाँ पर अब जैसे कि P1 हमने लिखा है तो प्रेशर भी हमारा सेम है, तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? P के बराबर, यानी कि P इक्वल टू P1 है इक्वल टू 1/3 m1 बाई V C1 स्क्वायर, क्योंकि जो आइडेंटिकल कंडीशन है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ P लिख दिया P1 की जगह। इसी तरह से P2 की जगह भी आप P लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा m2V और यहाँ पे आ जाएगा C2 का स्क्वायर। तो ये P2 आपने P के बराबर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो P1 और P2 जो है P के बराबर है, यानी कि आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब जब आप इनको इक्वल रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को इक्वल रख दें, m1 c1 स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 3v, इसको आपने इसके इक्वल टू रख दिया m2 c2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3v, इसके इक्वल रख दिया, यानी कि इन दोनों को आपने इक्वल रख दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें 3v से 3v कैंसिल आउट हो गया, m1 c1 स्क्वायर इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब जो गैसेस है हमारी A और B जो हैं, जैसे कि हमने बात की आइडेंटिकल कंडीशन पे है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे आप कह सकते हैं। अगर ये सेम टेम्परेचर पे हैं तो टेम्परेचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा? जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल हैं हमारे गैस A के और गैस B के, तो हम उसके अंदर उसको ले सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर ले सकते हैं। एवरेज अगर हम लें, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस के मॉलिक्यूल की, A गैस के मॉलिक्यूल की और B गैस के मॉलिक्यूल की, वो सेम रहेगी,
क्योंकि गैसेस का जो टेम्परेचर है सेम लिया है हमने, प्रेशर भी सेम लिया है, आइडेंटिकल कंडीशन है, तो काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो वो भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि उतना ही टेम्परेचर उतना ही प्रेशर पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि अगर ए के लिए हम बात करें m1c1 स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू ये किसके होने चाहिए, जो बी के लिए है, यानी कि m2c2 का स्क्वायर। तो ये होनी चाहिए, ये हमने बात की थी कि ये हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये फॉर्मूला होता है जो हाफ mv स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने c लिया है और m स्मॉल लिया है, पर मॉलिक्यूल की बात करनी है इसलिए लिया है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल ईच मॉलिक्यूल की बात करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, m1c1 स्क्वायर इक्वल टू m2c2 का स्क्वायर के बराबर आ जाता है, यानी कि ये हाफ हाफ इस तरफ दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, कैपिटल m1c1 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल m2c2 स्क्वायर, ये आई थी अभी हमने जो देखी, ये आई थी। अब इन दोनों इक्वेशन से इसको हम वन इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, m1c1 स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा m1c1 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, m2c2 का स्क्वायर डिवाइड बाय m2c2 का स्क्वायर। हमने इसको जो है इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब जो हमारा m1 है वो किसके बराबर है, अगर आप उसको लिखें तो वो आएगा m1 इंटू n1 के बराबर। इसी तरह से m2 को आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही वैल्यू जो है आपको पुट कर देनी है, यानी कि m1 इंटू n1 c1 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर m2 की वैल्यू को पुट करेंगे m2 इंटू n2 c2 का स्क्वायर, यही आएगा। और नीचे जो है आपका क्या है, ये m1 c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल m2 c2 का स्क्वायर, नीचे यानी कि स्मॉल है इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप कैंसिल आउट करें तो m1 के साथ m1 कैंसिल, c1 स्क्वायर के साथ c1, m2 के साथ m2 कैंसिल, c2 स्क्वायर के साथ c2 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच गया, n1 इक्वल टू n2 बच गया, n1 इक्वल टू n2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं गैस A के, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस B के बराबर है, यानी कि इक्वल हैं वो। तो वही यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा जो एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यही है कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम कैरी करेंगी कोई जो भी गैसेस हैं, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये चीज था, तो ये था हमारा जो एवोगाड्रो लॉ था। और दूसरी बात कर लेते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है टू गैसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। मान लीजिए कंटेनर के अंदर आप दो गैसेस ले लें, यहाँ पर हम एक बीच में कोई भी एक इसको आधा आधा कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी एक चीज लगा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल हैं, ए गैस के मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर कोई गैस के मॉलिक्यूल हैं, बी गैस के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ही आप इसको बीच वाले रास्ते को हटाएंगे तो इनका जो है एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्सिंग होना, यही डिफ्यूजन होता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी कि एक तरह से ये मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग होगी दोनों गैसेस की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, जो डेंसिटी है, जो स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटी के बराबर होती है। यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम देखें जो डेंसिटी है किसी भी गैस की, 1/ρ आप एक तरह से इसको कह सकते हैं। तो या आप कह सकते हैं कि जो R1/R2 है, अगर R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं आप गैस A का और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं गैस B का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ρ2/ρ1 और अंडर रूट भी लगाना है, ये अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ρ2/ρ1, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे देखेंगे आप तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R1 यहाँ ऊपर है तो ρ1 नीचे है, उसकी डेंसिटी नीचे है, R2 यहाँ नीचे है तो डेंसिटी यहाँ पर ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये कहना चाहता है ये। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर हम दो गैसेस ले लेते हैं ए और बी, जैसे कि हमने ली, और ρ1 ρ2 उनकी डेंसिटी ले लेते हैं जैसे कि अभी हमने देखा, तो अकॉर्डिंग टू जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, P1 हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 ρ1 C1 का स्क्वायर, अगर P1 लेते हैं आप। और इसी तरह से दूसरी गैस का जो प्रेशर है P2, वो क्या आ जाएगा, 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर, क्योंकि P का फॉर्मूला 1/3 ρc स्क्वायर होता है। P1 के लिए ये हो जाएगा और P2 के लिए हमारा ये हो जाएगा।
अगर दोनों गैसेस की मिक्सिंग एक जगह पर स्टेडी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए जो मिक्सिंग है एक जगह पर रुक गई, आपको दिखता है कि ये स्टॉप या रेस्ट में आ गई है, तो वो स्टेडी कंडीशन होती है, यानी कि ज्यादा उससे आगे डिफ्यूजन नहीं होता, स्टेडी कंडीशन आ गई। तो वहां पर क्या होगा, P1 इक्वल टू हमारा P2 हो जाएगा, यानी कि जो प्रेशर है एक तरह से वो एक शांत हो गया है, P1 और P2 का बराबर हो गया है और इंटरमिक्सिंग वहां पर नहीं हो रही। तो इस तरह से अगर आप जो है P1 इक्वल टू P2 लेंगे तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप अगर आप निकालें C1 का स्क्वायर, इस C2 को इस तरफ ले आए, C2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा ρ2 बाय ρ1, ये ρ1 जो है इस तरफ डेंसिटी से डिवाइड हो जाएगी। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, C1 बाय C2 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ρ2 बाय ρ1 और इसका अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आपने हटा दिया, ये आ जाएगा। तो इतना आपने निकाल लिया। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एक और चीज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स की होगी। अब डिफ्यूजन क्या है कि जैसे ही आपने इसको उठाया इंटरमिक्सिंग हो गई, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो R है रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यानी कि अगर उसका हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लें तो वो चीज उसके बराबर होगा। प्रोपोर्शनल की बात करें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स की है उसी के बराबर तो होगा। जितनी इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी उतनी ही जल्दी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है आप कह सकते हैं उसी हिसाब से वो बढ़ेगा, जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी होगा, तो वो चीज आप कह सकते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे कि अगर आप बात करें कि आपने R1 और R2 माना दोनों गैसेस का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो C1 और C2 हमने मानी है, यानी कि जो R1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी C1 के, और R2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी C2 के। C1 क्या है, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस A या 1, और C2 क्या है, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस B या फिर सेकंड जो भी आपने ली है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है आप C1 बाई C2 की जगह R1 और R2 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दिया R1 बाई R2। यहाँ पे ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस की और डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस की तो सेम है, इसकी जगह आपने R1 और R2 को लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो R को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं डेंसिटी के, ये फॉर्मूला आ सकता है क्योंकि R1 है यहाँ पे डेंसिटी जो है फर्स्ट गैस की ही है। तो यहाँ से आप ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को बता सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी भी ले सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं, क्योंकि रो जो है वो हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है यहाँ मासेस का भी आप ले सकते हैं। अगर सेम वॉल्यूम है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो और मासेस आ जाएंगे इसके अंदर, तो मासेस का भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है सेम है वो कैंसल आउट हो जाएगी और जो हमारे मासेस हैं वो रह जाएंगे। तो इस तरह से डेंसिटी का या मॉलिक्यूलर मास का ले सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर। तो यहाँ डेंसिटीज की जगह यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करें जो कि है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई भी एक मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस ले लिया आपने, आइडियल गैस यानी कि जो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, तो आपने एक मिक्सचर ले लिया, तो उसका जो टोटल प्रेशर है जो कि उस मिक्सचर के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है कंटेनर के ऊपर, या कह लें कि उस कंटेनर के अंदर जितना प्रेशर है उन गैसेस के कारण, वो किसके सम के बराबर होगा। अगर हम सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर ले लें, सभी का पार्शियल प्रेशर यानी कि 3 गैसेस हैं तो 1 का प्रेशर, 2 का प्रेशर, 3 का प्रेशर, तो सबको ऐड कर दें, तो यानी कि जो एक गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, तो उसको सबको ऐड कर दे, वो टोटल प्रेशर के बराबर होगी। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहते हैं। अब इसको अगर हम समझें तो ये कहना क्या चाहते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर लिया आपने, इसके अंदर 3 गैसेस हैं, इसका प्रेशर आप कुछ भी मान लीजिए 15, अभी हम सिर्फ एक नंबर ले लेते हैं, इसकी यूनिट कुछ नहीं लेते, पास्कल या बार कुछ भी नहीं लेते, तो 3 है, तो एक गैस आपने ली, दूसरी गैस आपने ली, एक तीसरा कंटेनर ले लिया, तो 1 2 3। जब आप देखेंगे कि ये जो है अलग अलग से मापेंगे, इसका टोटल 15 है तीनों गैसेस का,
अलग अलग से मापेंगे, किसी का आपको मान लीजिए 5 मिला, किसी का मान लीजिए 6 मिला और किसी का मान लीजिए 4 मिला। तो ये जो है टोटल जो है अगर आप इनको ऐड करते हैं ये 15 बनता है, यानी कि हर एक का जो प्रेशर है वो ऐड कर दें। तो यानी कि ये क्या है P1, ये क्या है P2 और ये क्या है P3, तीनों को ऐड कर दें तो ये टोटल प्रेशर के बराबर होगा, जो कि ये था, तीनों के मिक्सचर था जो, तो उसके बराबर होगा। तो ये कहना यहाँ पे चाहते हैं। तो इसको चलिए ये हमने माना, इसके अंदर कुछ टर्म ले लेते हैं। अब हम इसी तरह की कितनी भी नंबर ऑफ रिएक्टिव गैसेस ले लेते हैं, 3 4 कितने भी आप ले लीजिए एक वेसल के अंदर, जैसे अभी हमने देखा। उसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो P1 P2 P3 है वो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि P1 एक गैस का, P2 दूसरी गैस का, P3 उस गैस का। M1 M2 M3 जो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, ये भी हमने देख लिया था पीछे। N1 N2 N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो भी गैसेस के हैं, ईच गैस के, वो हमने ले लिए। और C1 C2 C3 जो है RMS वेलोसिटी है गैसेस मॉलिक्यूल की, यानी कि C1 एक गैस के लिए, C2 और C3 दूसरी और तीसरी गैस के लिए। तो ये सारी चीजें हमने मान लें। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, अगर हम P1 की बात करें तो P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डायरेक्टली लिख दें तो क्या आप समझ पाएंगे कि हम ये लिख सकते हैं M1 N1 C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय V। क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो P होता है वो होता है हमारा 1/3 M by V C का स्क्वायर। तो हमने यहाँ M की जगह क्या लिख दिया, टोटल मास की जगह M into N लिख लिया, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस गैस के हैं। तो 1 के लिए आ गया हमारा M1 N1 C1 स्क्वायर हमने ले लिया और V। इसी तरह से जो P2 के लिए भी ये हो जाएगा, बस वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से P3 के लिए भी जो है सेम रहेगा और 3 3 आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ये पार्शियल प्रेशर हो गए, एक गैस का, दूसरी गैस का, तीसरी गैस का, अगर तीनों को ऐड करते हैं इनको, तो यहाँ पर देखिए जो 1/3 और V ये तो सेम है, बाकी ये जो है अलग है। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, यानी कि आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर 1/3 V जो है कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से कॉमन आ गया। और जो अंदर अगर हम ब्रैकेट में बात करें M1 N1 C1 का स्क्वायर, इसी तरह से M2 N2 C2 का स्क्वायर और इसी तरह से M3 N3 C3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अंदर ये हमारी टर्म आ जाती है। अब अगर टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं सभी गैसेस का, जो गिवन टेम्परेचर है वो तो हम ले रहे हैं कि सेम टेम्परेचर है, जो भी गिवन टेम्परेचर है। अगर डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर हम सेम लें, अगर हम टेम्परेचर सेम की बात करें, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल की, फिर से बात कर रहे हैं जैसे पीछे हमने एवोगाड्रो लॉ में देखा था, तो वो क्या होगी। तो पर मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर हम देखें तो हाफ M1 C1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M2 C2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M3 C3 स्क्वायर, यही होगी। यानी कि 1 गैस की, सेकंड गैस की और थर्ड गैस की, इस तरह से ये इक्वल होगी अगर सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा हाफ MC स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्योंकि सेम है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आप इनको सेम लिख सकते हैं। अगर आप अलग अलग गैसेस का सेम टेम्परेचर ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी। अब हाफ MC स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, ये पीछे हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, 3/2 kBT। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पर T टेम्परेचर है, 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 kBT के बराबर ये होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये तीनों बराबर हैं, ये हमारे तीनों बराबर हैं, तो अगर आप इनको बराबर पुट करते हैं तो यहाँ पे हाफ 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 तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि M1 C1 स्क्वायर, M2 C2 स्क्वायर और M3 C3 स्क्वायर जो है हमारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो हमारा किसके बराबर आ जाता है, MC स्क्वायर के बराबर आप उसको लिख सकते हैं, MC स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से जो हमारा, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो MC स्क्वायर जो है हमारा 3 kBT के बराबर आप लिख सकते हैं। तो MC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 3 kBT। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से MC स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। और अगर आप हाफ MC स्क्वायर की बात करें तो 3/2 kBT के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो MC स्क्वायर हमारा 3 kBT के बराबर यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो 3 kBT है हमारा, ये जो टर्म आई है ये हमें पुट करनी है इसके अंदर, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब देखिए यहाँ पर हमें पुट कर देनी है, यानी कि जो M1 C1 का स्क्वायर है,
m2 c2 का स्क्वायर है और m3 c3 का स्क्वायर है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह सीधा जो है आप mc स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है mc स्क्वायर के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3। ये आप ऐसे लिखेंगे कि 1/3v और अंदर आपका रह जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 रह जाएगा, और बाहर आप लिख देंगे mc स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये कॉमन आ गया अब आपका, क्योंकि mc स्क्वायर के आपने बराबर ले लिया। अब n1 प्लस n2 प्लस n3 को अगर आप n के बराबर लिख दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर लिख दें जो मिक्सचर के अंदर है, जो वेसल में आपने लिया, तो n के बराबर लिख सकते हैं। तो यही टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 1/3v mnc स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी टर्म ये mnc स्क्वायर। अब m इंटू n हमारा क्या होता है, टोटल मास होता है, यानी कि 1/3v इसको आप टोटल मास के बराबर लिख सकते हैं, और ये c स्क्वायर, क्योंकि m क्या है हमारा, वो होता है स्मॉल m इंटू n, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1/3v mc स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या आ गई हमारी, अगर इसको आप रिफॉर्म करके लिखें, इस v को इसके नीचे लिख देते हैं, ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब ये जो होती है हमारी, ये किसके बराबर होती है, ये P के बराबर होती है, टोटल प्रेशर के बराबर होती है, जो आइडियल गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, जो स्टार्टिंग में देखा। और यहाँ पर ये किसके बराबर आई है, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर आई है यही टर्म। तो यानी कि ये जो है टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी गैसेस है उसके बराबर आ गया, जो कि हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है कि टोटल प्रेशर क्या है, हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के अगर उनको जोड़ दें उसके बराबर होगा। तो ये थे हमारे जो तीनों लॉ हमने डिस्कस किए आज, एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ और डाल्टन लॉ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।